नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय अमरावती शहर सहित जिले के सभी इलाकों में लॉकडाउन व संचारबंदी पर बेहद कड़ाई के साथ अमल किया जा रहा है और शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों सहित रिहायशी इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें वायरल की जा रही हैं कि प्रशासन का मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं है और इन इलाकों में सब कुछ बेरोक टोक चल रहा है, जबकि हकीकत इससे उलट है। हकीकत यह है कि शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी नागरिकों द्वारा लॉकडाउन व संचारबंदी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और इन इलाकों में इस समय कोई भी दुकान खुली नहीं है। साथ ही यहाँ पर दुकानों को बंद करवाने के लिए कोई विशेष या कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी नहीं लगाया गया है, यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नागरिकों व व्यापारियों द्वारा स्वयं स्फूर्त रूप से इस लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। मंडल न्यूज की टीम ने सोमवार को मुस्लिम बहुल क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और हमें हर ओर इस लॉकडाउन का पालन होता दिखाई दिया। इस क्षेत्र की सड़कों पर भी शहर के अन्य इलाकों की तरह सन्नाटा पसरा पड़ा था और इक्का दुक्का लोग ही किसी कार्यवश सड़क पर दिखे। इस समय माह रमजान का अंतिम चरण चल रहा है और अगले 2-3 दिन में रमजान ईद का पर्व भी पड़ने वाला है। अमूमन इस समय मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त चहल पहल और भीड़भाड़ वाला दृश्य दिखाई देता है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी ईद जैसे खुशियों वाले पर्व पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सन्नाटा व्याप्त है और सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहते हुए माह रमजान से संबंधित सभी धार्मिक विधियां पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को बेसिर पैर की अफवाहों के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। गत रोज रविवार 9 मई की दोपहर 12 बजे से अमरावती शहर से जिले में कड़ा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जो 15 मई की रात 12 बजे तक चलेगा। इस लॉकडाउन में अत्यावश्यक व वैद्यकीय कारणों के अलावा नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही किराना, सब्जी, फल, मिठाई, बेकरी व शराब की दुकानों सहित आटा चक्कियों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है और पेट्रोल पंपों को भी आम नागरिकों के लिए बंद करवा दिया गया है तथा अत्यावश्यक सेवा व वजहों के लिए पेट्रोल व डीजल की बिक्री की जा रही है। इसके साथ ही लॉकडाउन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई करनी शुरू की गई है। लॉकडाउन काल के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए जहां एक ओर महानगर पालिका, जिला प्रशासन व पुलिस महकमे का संयुक्त पथक बनाया गया है, वहीं जिलाधीश शैलेश नवाल तथा मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा अपने अपने स्तर पर विशेष पथक भी गठित किए गए हैं, जिनके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र पर नजर रखने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी व दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत जहां एक और सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूल करने के साथ ही उनकी RT-PCR टेस्ट की जा रही है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन काल के दौरान चोरी छिपे खुले रहने वाले प्रतिष्ठानों को सील करते हुए उनसे दंड वसूला जा रहा है। विगत 2 दिनों के दौरान प्रशासन द्वारा संचारबंदी में छूट का समय खत्म होने के बाद भी खुली रहने वाली जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ साथ अन्य कई दुकानों पर सील लगाई गई और उनसे जुर्माना भी वसूला गया। सोमवार की सुबह 11 बजे के आसपास जिला स्वास्थ्य प्रशासन को अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय से कोविशील्ड व कोवैक्सीन की नई खेप प्राप्त हुई, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए कोवैक्सीन के 1270 व कोविशील्ड के 19,000 डोज का समावेश था। यह खेप केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु गुट के लाभार्थियों हेतु कोविशील्ड के 8,700 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। दोनों वैक्सीन की नई खेप मिलते ही जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा इनके तहसील निहाय व केंद्र निहाय वितरण का नियोजन करते हुए अलग अलग सेंटरों पर वैक्सीन की खेप भिजवाने का काम शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को मिली वैक्सीनों की खेप का प्रयोग मंगलवार से किया जाएगा और जिले के 125 सरकारी केंद्रों में से करीब 50 से 60 केंद्रों पर टीकाकरण करना शुरू किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया कि अमरावती में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक शनिवार को ही खत्म हो गया था और 18 से 44 वर्ष आयु गुट के लाभार्थियों हेतु केवल एक दिन के वैक्सीनेशन लायक कोवैक्सीन का स्टॉक मौजूद था, जिससे सोमवार को मनपा क्षेत्र के 5 केंद्रों सहित जिले के 13-14 केंद्रों पर ही टीकाकरण का काम चला। इसी बीच स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय से कोविशील्ड व कोवैक्सीन के नए स्टॉक की खेप अमरावती के लिए रवाना हुई, जो दोपहर 12-1 बजे के दौरान अमरावती पहुंची। पश्चात इस वैक्सीन का तहसील निहाय वितरण करने का नियोजन किया गया और कल मंगलवार से टीकाकरण में वैक्सीन के इस नए स्टॉक का प्रयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 18 से 44 वर्ष आयु गुट के नागरिकों को ऑनलाइन पंजीयन किए बिना कोविड वैक्सीन का टीका नहीं लगाया जा रहा, लेकिन दिन भर पंजीयन के लिए कोशिश करने के बावजूद भी ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो पा रहा। ऐसे में युवाओं का सिरदर्द बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन टीकाकरण पंजीयन प्रक्रिया कोविन ऐप व स्वास्थ्य सेतु ऐप पर शुरू है, लेकिन दिन में एक ही स्लॉट दिए जाने से अगली तारीख की बुकिंग नहीं होने से दिन भर प्रयास करने के बावजूद युवा अपना पंजीयन कराने में असमर्थ साबित हो रहे हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी प्रत्यक्ष में टीका पाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
शहर सहित जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कई नागरिकों ने विगत मार्च व अप्रैल माह में कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाया था, जिन्हें 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लगवाना था। किंतु विगत करीब 25 दिनों से इस आयु गुट के लाभार्थियों हेतु कोवैक्सीन का स्टॉक ही नहीं आया है। ऐसे में करीब 10,000 से अधिक नागरिक अपने लिए कोवैक्सीन के दूसरे डोज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग के पास कोवैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध होने पर इन सभी लोगों की उम्मीद जागी थी, लेकिन बाद में पता चला कि कोवैक्सीन का यह स्टॉक राज्य सरकार की ओर से केवल 18 से 45 वर्ष आयु गुट के लोगों हेतु प्राप्त हुआ है। ऐसे में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा। वहीं सोमवार को 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए कोवैक्सीन के केवल 1270 डोज उपलब्ध हुए हैं, जबकि दूसरा डोज लगवाने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। ऐसे में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के मन में यह भावना घर करती जा रही है कि उन्हें सरकार द्वारा भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। कोवैक्सीन के बारे में कहा गया था कि पहला डोज लगाने के ठीक 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लगाना बेहद जरूरी है, अन्यथा पहले डोज का असर और प्रभाव कम हो सकता है। इस समय समूचे शहर में कड़ी संचारबंदी लागू करने के साथ ही नागरिकों से बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने का आह्वान किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग किसी न किसी बहाने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में सख्त रवैया अपनाते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान बिना वजह बाहर घूमने वाले लोगों से पूछताछ करने के साथ ही उनकी मौके पर ही RT-PCR टेस्ट करने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत मनपा एवं पुलिस के संयुक्त पथक द्वारा स्थानीय राजकमल चौराहे पर सोमवार को कई लोगों की RT-PCR टेस्ट की गई, साथ ही उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। विगत 4 मई को परतवाड़ा स्थित पश्चिम मेलघाट वन विभाग के कार्यालय में कार्यरत लेखापाल अश्विनी देशपांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें अश्विनी शराब के नशे में धुत दिखाई देने के साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ असभ्य बर्ताव कर रही थी। इसके बाद अश्विनी देशपांडे को पद से निलंबित कर दिया गया। वहीं अश्विनी देशपांडे ने सोमवार 10 मई की दोपहर दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज कार्यालय पहुंचकर उस वीडियो में दिखाई दे रही घटना से पहले क्या कुछ घटित हुआ उसकी सिलसिलेवार जानकारी दी। इसके तहत उन्होंने अपने कार्यालय में कार्यरत मस्के नामक लिपिक पर कोल्ड ड्रिंक में धोखे के साथ कोई नशीला पदार्थ पिला देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि नशीला पदार्थ पिलाने के बाद मस्के नामक लिपिक स्थिति का नाजायज फायदा भी उठाना चाहता था। इसके अलावा अश्विनी देशपांडे ने यह भी कहा कि दीपाली चौहान की तरह उन्हें भी अपने तत्कालीन उप वन संरक्षक अश्विनी कुमार द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था, जिसके बारे में उन्होंने वर्ष 2008 में अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक चौहान ने वन विभाग की बदनामी न होने देने हेतु दबाव बनाकर यह शिकायत वापस लेने पर मजबूर किया था। 4 मे 2021 रोजी कार्यालयामध्ये मी गेली असता कार्यालयीन कामकाज सुरळीतपणे सुरू होते। त्यानंतर श्री मस्के लिपिक यांचा 12:45 मला फोन आला की मॅडम जेवणाचा प्रोग्राम आहे, पंजाब धाब्यावर या। तर मी म्हटलं ठीक आहे सर। मला पंजाब धाबा माहीत नव्हता, मी कधी धाब्यावर गेली नव्हती, त्याच्यामुळं मी श्री आबिद लाकूड व्यापारी यांना म्हटले की बा पंजाब धाबा कुठे आहे। त्यांनी मला म्हटलं की मॅडम मी सोडून देतो। मग त्यांच्यासोबत मी पंजाब धाब्यावर गेली। तिथे श्री तायडे सर, वाटकर वनमजूर आणि मस्के सर हे उपस्थित होते। यांच्या जेवणाचा कार्यक्रम आटपलेला होता। मी त्यांना म्हटले की ठीक आहे तुमचं झालं आहे तर मी इथून निघते। तर तेव्हा त्यांनी श्री मस्के यांनी मला म्हटलं की मॅडम थंड तरी घेऊन जा। यांनी मला हॉटेलच्या मागे बंद असलेल्या एका कुटीमध्ये नेलं। ते कुटीतले पूर्ण भंगार सामान बाहेर काढलं। तिथे एक टेबल होता, तिथे टेबल जुन्या याचाच होता। तिथे 4 खुर्च्या लावायला लावल्या। मग नंतर आम्ही सगळेजण तिथे बसलो। थोड्याच वेळात मग मस्के सरांनी तिथे थंडाचे 2 बॉटल आणायला सांगितल्या। त्याच्यात चॉकलेटी रंगाचं पेय होतं, ब्लॅक कलरचे झाकण होते आणि तिथून श्री तायडे सर, वाटकर आणि आबिद भैया जे आबिद लाकूड व्यापारी होते हे निघून चालले गेले। मग श्री मस्के सरांनी मला ते थंड पेय दिलं आणि मी ते थोडंसं घेतलं। तेव्हाच मला अनइझी वाटायला लागलं। आणखी त्यांनी मला म्हणे नाही मॅडम माझ्या रिस्पेक्ट खातर अजून थोडंसं घ्या। मग मी अजून थोडंसं घेतलं। तर त्याच्यानंतर त्यांनी मी एकटी असताना त्यांनी मला म्हटलं की मॅडम हातात हात द्या। मी त्यांना नकार दिला। म्हटलं सर हे अशा कशा गोष्टी करता तुम्ही, मी हातात हात देणार नाही। तेव्हा त्यांनी मला म्हटलं हातात हात देत नाही तर मी तुमच्या तोंडात तोंड घालू का। मी म्हटलं सर हे बरोबर नाही असं बोलणं। दैव माझं चांगलं की त्यावेळेस आबिद भैया जे लाकूड व्यापारी होते ते लगेच वापस आले आणि त्यांना मी म्हटलं की मला ऑफिसमध्ये सोडून द्या आणि मला त्यांनी ऑफिसमध्ये नेऊन सोडून दिलं। ऑफिसमध्ये येऊन मी चक्करून पडली आणि पुढे मला लोकांनी उचलून ऑफिसमध्ये घेऊन गेले। त्याच्यानंतर पुढे काय झालं, माझी पूर्ण मानसिक स्थिती खराब झाली होती। मी पूर्ण हॅरॅश झाली होती। त्याच्यामुळे पुढे मी काय संतुलन बिघडल्यामुळे मानसिक स्थिती पूर्ण दुर्बळ झाली होती। त्याच्यामुळे काय केलं मी याचे मला काहीच भान नाही राहिलं। अच्छा अश्विनीजी, हे जे झालं याच्या आधी पण आपल्याला वन विभागामध्ये काही त्रास आणि हो सर, मला यापूर्वी मी पश्चिम मेळघाट वन विभागामध्ये होती। त्यावेळेस श्री अविनाश कुमार माझे DCF होते। त्यांनी देखील मला वारंवार नोटीस देऊन
टॉर्चर केलं, मानसिकरित्यासुद्धा खूप त्रास दिलेला आहे. त्यावेळेस जर माझ्या 8 महिने जर माझ्या मिस्टरांनी जर मला घरी नसतं ठेवलं तर दीपाली चव्हाणच्या आधी पहिला मृत्यू हा माझा असता. दीपाली चव्हाण ही दुसरी मुलगी राहिली असती मरणारी, पण मी माझ्या मिस्टरांमुळे आज जिवंत आहे. आणि वारंवार माझ्यासोबत अशा घटना घडून राहिल्या. मलाच नाही कळत आहे की असं हे का होत आहे. हे मला सांगा तुम्ही लोकच की का असं वन विभागामध्ये महिलांना त्रास देऊन राहिलेत. इस समय कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों एवं जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर इस बार शहर के हैदरपुरा स्थित ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए अमरावती शहर कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष हाजी मसूद अहमद, उपाध्यक्ष मोहम्मद नसीर व सचिव शहजाद अनीस खान ने सभी मुस्लिम समाज बंधुओं से महामारी के इस बुरे दौर से निपटने हेतु सरकार की ओर से जारी नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा है कि इस बार ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज अदा करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, अतः सभी लोग अपने अपने घरों पर रहकर ही ईद की नमाज अदा करें। इसके साथ ही मरकज अहले सुन्नत मस्जिद मिस्किन शाह मियाँ के इमाम मुफ्ती मौलाना शरफुद्दीन मिसबाई रिजवी तथा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष अब्दुल करीम रिजवी व सचिव सैयद आरिफ हुसैन ने सभी मुस्लिम समाज बंधुओं से रमजान ईद के पर्व पर अपने अपने घरों में ही रहते हुए ईद की नमाज व दुआ पढ़ने का आह्वान किया है। साथ ही सरकार एवं प्रशासन की ओर से जारी आदेशों का पालन करने के संदर्भ में भी आह्वान किया है। राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे सोमवार 10 मई को एक दिवसीय अमरावती जिला दौरे पर पहुंचे और उन्होंने यहां के जिलाधीश कार्यालय में आयोजित संभागीय स्तर की खरीफ पूर्व समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में आगामी खरीफ सीजन को सफल करने हेतु सूक्ष्म नियोजन पर विचार विमर्श किया गया, जिसके तहत संभाग में होने वाली औसत वर्षा सहित संभाग के बुआई क्षेत्र एवं अलग अलग फसलों के बुआई क्षेत्र सहित खाद एवं बीज की उपलब्धता पर विचार विमर्श किया गया। अमरावती विभागाचा जर प्रामुख्याने विचार केला तर सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्य ही महत्त्वाची पिकं आपली आहेत आणि म्हणून या सर्व पिकांच्या संदर्भामध्ये 5 जिल्ह्यांच्यासाठी लागणारे बियाणे, लागणारी खते आणि कर्जपुरवठा या संदर्भात विस्तृतपणे चर्चा संपन्न झाली। पर्टिक्युलर सोयाबीनच्या बियाण्याच्या संदर्भामध्ये काही ठिकाणच्या सूचना आलेल्या आहेत, त्याचंही आम्ही नोंद या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि 5 जिल्ह्यांच्या सकट महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी बांधवांना कृषी विभागाच्या वतीने मी आश्वस्त करतो की कुठेही बियाण्याची कमतरता पडणार नाही, कुठेही रासायनिक खतांची कमतरता पडणार नाही, त्याचं पूर्ण नियोजन विभागाच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे। विगत दिनों स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में अनाज के कमीशन एजेंट के तौर पर काम करने वाले रिद्धि ट्रेडर्स नामक फर्म के संचालक निरंजन बोहरा द्वारा स्थानीय अड़त व्यापारियों के करोड़ों रुपए डुबाकर भाग जाने की खबर से जबरदस्त हड़कंप मच गया था, जिसे लेकर अड़त व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के पास शिकायत भी दर्ज कराई थी। वहीं अब निरंजन बोहरा ने मंडी सचिव के नाम पर एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है वे खुद रिद्धि ट्रेडर्स नामक फर्म में 50% के भागीदार रहने वाले कीर्ति गट्टानी द्वारा की गई दगाबाजी का शिकार हुए हैं। कीर्ति गट्टानी ने इस फर्म में उनके विश्वास और प्रतिष्ठा का गलत फायदा उठाते हुए व्यापारियों को भुगतान करने की बजाय पूरा पैसा दबा लिया। ऐसे में वे कई खरीदारियों की ओर बकाया रहने वाली रकम की वसूली हेतु इस समय अमरावती से बाहर हैं। रकम की वसूली करने के बाद जल्द ही अमरावती लौटकर एक एक अड़त व्यवसायी को उसका भुगतान अदा किया जाएगा, साथ ही मंडी के भी बकाया सेस का भुगतान किया जाएगा। अतः मंडी प्रशासन एवं व्यापारियों ने उन पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। जिले में लगातार 7वें दिन भी रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या 1000 से अधिक रही और सोमवार को 1005 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 76,440 पर जा पहुंची है। हालांकि विगत कुछ दिनों की तुलना में दैनिक संक्रमितों की संख्या में अब कुछ कमी आई है। वहीं सोमवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 18 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 15 स्थानीय व 3 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1137 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1294 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 6 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 9 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा सोमवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 965 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 64,812 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,491 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 3,028 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,463 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 2,231 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2,262 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5,898 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।
कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्थानीय मध्यवर्ती कारागार में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कोविड संक्रमण पर नियंत्रण हासिल किया गया है। इस समय जेल के केवल 4 कैदी संक्रमित हैं और उन्हें होमगार्ड के विभागीय कार्यालय में आइसोलेट रखा गया है। साथ ही इस समय सेंट्रल जेल का कोई भी कैदी गंभीर स्थिति रहने की वजह से कोविड अस्पताल में रेफर नहीं है और जेल परिसर में रहने वाले किसी भी मरीज में कोविड संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। धारणी के मोगरदा स्थित उपकेंद्र के स्वास्थ्य सेवक राजेंद्र शुक्ले अपने घर में 6 माह की बेटी रहने के बावजूद कोविड महामारी के चलते लगातार अपने कर्तव्य पर तैनात हैं और उन्होंने विगत कुछ माह से अपने परिवार और बेटी को देखा भी नहीं है। हालांकि इस दौरान उनकी अपने परिवार से बातचीत होती है और वे वीडियो कॉल के जरिए अपने परिजनों को देख लेते हैं। उनकी सेवा भावना की प्रकल्प अधिकारी मिताली सेठे द्वारा सराहना की गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप का परिणाम इन दिनों रेलवे पर भी हुआ है। यात्री द्वारा सफर करना टाल दिए जाने से रेल प्रशासन द्वारा एक बार फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस समय कोविड महामारी का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और राज्य में कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में लोग बाग यात्रा करना तो दूर अपने घरों से बाहर निकलना भी टाल रहे हैं। इस समय कोविड महामारी के संक्रमण ने हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है और इस महामारी से खेल क्षेत्र भी अछूता नहीं है। कोविड महामारी के संक्रमण के चलते संभाग में शालेय एवं कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तर पर होने वाली करीब 1000 से अधिक खेल स्पर्धाओं को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से 3 लाख से अधिक खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित हुआ है, क्योंकि वे विभागीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के अवसर से चूक गए हैं। कोविड संक्रमण की चपेट में अब बड़े पैमाने पर बच्चे भी आ रहे हैं। ऐसे में समय रहते उपाय करने हेतु राज्य स्तरीय कृति प्रारूप तैयार करने की मांग महाराष्ट्र बाल रोग संगठन की ओर से की गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से भेंट करते हुए कहा कि कोविड के खिलाफ चल रही लड़ाई में वे भी प्रशासन के साथ काम करने हेतु कृत संकल्प हैं। इस समय बाल रोग विशेषज्ञ संगठन के महाराष्ट्र राज्य शाखा अध्यक्ष डॉक्टर जयंत पांड्रीकर, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश बूब तथा कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर संदीप दानखेड़े आदि उपस्थित थे। अमरावती जिले में कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कल रविवार की दोपहर 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक कड़े लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कल रविवार से शुरू हुआ लॉकडाउन अमरावती जिले में इससे पहले लगाए गए लॉकडाउन से काफी अलग है। इस बार प्रशासन ने आरोग्य सुविधा के अलावा अन्य सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि अमरावती जिले में इस समय बढ़ रहे कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस तरह का कड़ा लॉकडाउन बेहद जरूरी था, लेकिन इस तरह का लॉकडाउन लागू करने से पहले प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से नियोजन करना था और उसके बाद कड़े लॉकडाउन की घोषणा करनी थी। आज प्रशासन ने दूध डेयरियों को सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे के दौरान खुले रहने की छूट दी है, लेकिन किराना और सब्जी विक्रेताओं के बारे में कोई नियोजन नहीं किया गया। हालांकि जिला प्रशासन ने अपने आदेश में किराना व्यवसायियों, सब्जी व्यवसायियों व होटल व्यवसायियों को होम डिलीवरी के आदेश दिए हैं, लेकिन यह आदेश देने से पहले इस बात का योग्य विचार नहीं किया गया कि क्या किराना विक्रेताओं के पास ऑनलाइन ऑर्डर पर ग्राहकों को घर पहुंच सेवा देने योग्य कर्मचारी उपलब्ध हैं। शहर में 50% किराना दुकानों में मालिक के अलावा किराना साहित्य बांधने के लिए 1 या 2 नौकर होते हैं और 50% दुकानदार ऐसे हैं जो खुद दिन भर दुकान में बैठकर ही व्यवसाय करते हैं। ऐसी स्थिति में फोन पर ऑर्डर लेकर ग्राहकों के घर तक किराना पहुंचाना क्या इन लोगों के लिए संभव होगा, इस बात का कतई विचार नहीं किया गया। इसके साथ ही इस लॉकडाउन में पहली बार सब्जी विक्रेता गली मोहल्लों में घूमकर किस तरह सब्जी बेचेंगे, इसकी व्यवस्था नहीं है। स्थिति यह है कि अगर शहर के हाथ ठेले वाले सब्जियां बेचने लगे तभी ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपना माल लेकर शहर में आएंगे। वहीं प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को गली गली घूमकर सब्जी बेचने की अनुमति दी गई है, जो कि किसी भी तरह से संभव नहीं है। अमूमन लोग बाग सर्दी खांसी व हल्का बुखार रहने पर अपने मन से ही कुछ दवाइयों का सेवन करना शुरू करते हैं। साथ ही कुछ दवाइयों के लिए डॉक्टर की पर्ची भी जरूरी नहीं होती और ऐसी दवाइयां मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी के साथ मिल जाती हैं। लेकिन इस समय कोविड संक्रमण को लेकर जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा करना स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। अतः अपने मन से किसी भी तरह की दवाई लेने से बचना चाहिए और बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद ही दवा लेनी चाहिए। इस आशय की सलाह रणरागिणी महिला फार्मासिस्ट फाउंडेशन की अध्यक्षा भारती मनीष मोहकार तथा फार्मासिस्ट की आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित गुप्ता द्वारा दी गई है। इन दोनों फार्मासिस्टों के मुताबिक इन दिनों कोविड संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में संक्रमण से बचने हेतु स्वास्थ्य प्रतिरोधक क्षमता का बेहतरीन रहना आवश्यक है, किंतु कई लोग अपने मन से ही दवाइयों का सेवन करते हैं, जिसका असर स्वास्थ्य प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ सकता है। खासकर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगा चुके लोग यदि सर्दी खांसी व बुखार की स्थिति में अपनी मर्जी से कोई भी दवाई लेते हैं तो वैक्सीन का असर भी कम हो सकता है और वैक्सीन लगवाने के बाद भी संबंधित व्यक्ति कोविड संक्रमण की चपेट में आ सकता है। ऐसे में दवाई के सेवन के मामले में मनमर्जी से काम नहीं लेना चाहिए और डॉक्टरों की सलाह पर ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
दिनों दिन पश्चिम विदर्भ के सिंचाई प्रकल्प में जल संग्रह की स्थिति गंभीर होती चली जा रही है और गर्मी बढ़ने से प्रकल्पों में पानी का बड़ी तेजी से वाष्पीकरण हो रहा है। 6 मई तक जल संपदा विभाग के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम विदर्भ के बड़े, मध्यम व लघु इस तरह कुल 511 प्रकल्प में औसतन केवल 31.40% पानी शेष था, जिससे चिंता बढ़ रही है। हालांकि फिलहाल किसी तरह की कोई जल किल्लत नहीं है, लेकिन फिर भी आगामी 1 महीना पानी का संभल कर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस तरह का विचार जल विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किया गया है। स्थानीय राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत बीती रात 11:30 बजे के दौरान चिचफैल इलाके में एक 27 वर्षीय युवक पर करीब 6 से 7 लोगों ने कातिलाना हमला किया। यह सामूहिक हमला कड़े लॉकडाउन में चिचफैल के मरी माता मंदिर के सामने रास्ते पर खड़े रहने को लेकर हुए विवाद के चलते किया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हमले में गंभीर रूप से घायल संतोष सोमनाथ यादव पर शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहर में शांति व व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत बार बार समझाइश देने के बावजूद अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाले अपराधियों को पुलिस द्वारा तड़ीपार किया जाता है। इसके तहत वर्ष 2021 के पहले 4 माह के दौरान जनवरी से अप्रैल माह तक अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय से 6 अपराधियों को तड़ीपार किया गया है। काफी नानुकुर के बाद आखिरकार शहर के कपड़ा व्यवसायी अमर आहूजा ने पुलिस आयुक्तालय स्थित आर्थिक अपराध शाखा के कार्यालय में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। अमर आहूजा पर आरोप है कि उसने चीन से कपड़ा खरीदकर भारी मुनाफा कमाने का सपना दिखाते हुए 1 करोड़ 30 लाख रुपए से कुछ व्यापारियों को ठगा था। अमर आहूजा का करीब 4 पन्ने का बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया। इस समय अमर आहूजा ने आर्थिक अपराध शाखा के PI शिवाजी बचाटे को धोखाधड़ी के इस व्यवहार से संबंधित कुछ सबूत भी सौंपे हैं। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। परसों रात नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के कठोरा गांधी गांव में सेंध लगाते हुए चोरों ने एक घर से 3 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए हैं। वहीं विगत सप्ताह नया अकोला में भी एक बड़ी सेंधमारी की घटना हुई थी। पुलिस द्वारा दोनों मामलों में जाँच की जा रही है। अपनी पत्नी को कार से नागपुर छोड़ने गए एक युवक की पारड़सिंगा गांव के पास हुई दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त वरुण निवासी प्रशिक हरिश्चंद्र उभाले के तौर पर हुई है, जो पूर्व उप अभियंता हरिश्चंद्र उभाले का इकलौता बेटा है। उसका 2 माह पहले ही विवाह हुआ था, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को मायके छोड़ने हेतु नागपुर जा रहा था। इस समय 9 मई से 15 मई तक शहर सहित जिले में कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके तहत नागरिकों को बिना वजह अपने घरों से बाहर निकलने से मना किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग रोजाना सुबह झुंड की शक्ल में मॉर्निंग वॉक करने हेतु निकल रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग भी नहीं किया जाता। यह दृश्य सोमवार की सुबह अमरावती के छत्ती तालाब परिसर से हमारे फोटोग्राफर द्वारा कैद किया गया था। प्रशासन द्वारा इस ओर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।